जुले नमस्कार आदाब। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10 साइंस का आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को आज हम एक बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम सबको पता है ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ये एक ऐसा मशीन है जो बहुत सारे फंक्शंस और प्रोसेसेस करता है, और इन फंक्शंस और प्रोसेसेस को करने का पर्पस है लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना और लाइफ को सस्टेन करने के लिए। बट इन प्रोसेसेस और डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से बॉडी कंट्रोल करती है और अपने एक्शंस को किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है, वही हमें इस टॉपिक में समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज़ अ डियर एंड ए लायन। लायन यहाँ पे डियर के लिए एक स्टिमुलाई का काम कर रहा है। लायन को अपनी तरफ आता देखकर डियर जो है वो डर के आउट ऑफ फियर इट स्टार्ट्स रनिंग। सो डियर यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स क्या है? इट स्टार्ट्स रनिंग। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द डियर, एंड लायन यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम कर रहा है डियर के लिए। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडीज़ या सभी एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे एनिमल्स में दो मेन सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम डिटेल में इन दोनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। सो नर्वस सिस्टम बना है दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स का। नंबर वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है जो भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनका, और ये नर्व्स जाती हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? टू रिसीव द सिग्नल्स, टू प्रोसेस द सिग्नल्स एंड टू सेंड दीज सिग्नल्स और द कमांड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ब्रेन। सो ये एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन ब्रेन लगभग 1 या 1.5 किलो का होता है। ह्यूमन ब्रेन इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग विच इज़ नोन एज स्कल, जिसको हम दूसरे शब्दों में खोपड़ी या फिर क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस, जिसको लेयर्स कहते हैं, वह भी होती हैं, और उसके अलावा एक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के फर्दर 3 हिस्से हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेरेब्रम, दूसरा है हाइपोथैलेमस एंड द थर्ड वन इज थैलेमस। सो प्यारे बच्चों, फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसमें सेरेब्रम मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है ह्यूमन ब्रेन का। दूसरा है मिड ब्रेन, जो कि मिडिल पोर्शन में होता है, जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लाई करता है। और मिड ब्रेन के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेगमेन एंड टेगमेंटम। And the hind brain, which again is divided into 3 parts, cerebellum, medulla and pons. So अगर हम ब्रेन के फंक्शंस की बात करें, सो फोर ब्रेन के फर्दर 4 लोब्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सभी लोब्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पर अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो फोर ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इंटेलिजेंस। जो भी चीज़ें हमारे पास में होती हैं, हमारी मेमोरी को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब काम फोर ब्रेन का है। ब्रेन का दूसरा हिस्सा यानी कि हाइंड ब्रेन, उसका
इम्पॉर्टेंट काम है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को जोड़ना। उसके अलावा वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई, जैसे हमारी प्यूपिल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारी नेक मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हाइंड ब्रेन, जिसमें है सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरेबेलम काम करता है हमारे पोस्चर को कंट्रोल करने का, हम सीधा चल पाते हैं, स्विमिंग प्रॉपर कर पाते हैं, इन सारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है सेरेबेलम। पॉन्स और मेड्यूला का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेड्यूला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग एट्सेट्रा, और पॉन्स का रोल है हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को कनेक्ट करती है बाकी बॉडी से, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है जो कि बना है वर्टिब्रे का। स्पाइनल कॉर्ड को मेजरली हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है सर्वाइकल, सेकेंड वन इज थोरैसिक, थर्ड वन इज लंबलर, next is sacral and the last one is coccygeal. Spinal cord की protection के लिए other than vertebra, it also has meninges and cerebrospinal fluid. So, अब हम next बहुत ही important topic पे बात करने वाले हैं, that is nerve cell. So हमारा जो nervous system है वो बना है nerve cells या फिर neurons का। So what are neurons? Neurons जो हैं, जिनको हम nerve cells कहते हैं, ये है structural and fundamental unit of the nervous system। मतलब प्यारे बच्चों, हमारा जो nervous system है पूरी तरह से बना है न्यूरॉन्स का, और न्यूरॉन्स बॉडी के सबसे बड़े लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो ये सेल फर्दर 3 हिस्सों से बना होता है, जिसका पहला हिस्सा है डेंड्राइट, द सेकेंड वन इज सेल बॉडी और सोमा, एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्सॉन। सो फर्स्ट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है प्यारे बच्चों? ये एक ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेजर काम है सिग्नल्स को रिसीव करने का। डेंड्राइट से सिग्नल्स जाते हैं टू द सेल बॉडी और द सोमा, जिसको हम कहते हैं। सेल बॉडी जो है ये सेल लाइक है और इसके अंदर होते हैं सारे सेल ऑर्गेनेलीज लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी वो एक्सॉन के थ्रू जाते हैं टू द अदर न्यूरॉन। ये एक्सॉन एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है। So this axon is a tail-like structure और इसका काम है मेजरली सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का, और एक्सॉन्स के टिप्स पे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जिसका काम है सिग्नल्स को सेंड करना टू द अदर न्यूरॉन। यहाँ पे एक और टर्म की हम बात करेंगे विच इज़ नोन एज साइनैप्स। सो व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, वी हैव वन न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच में एक खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स, या फिर हम इसे कहते हैं जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। ये जंक्शन जो है इसका काम है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और ये सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं? थ्रू सर्टेन केमिकल्स विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमिटर्स। बट अभी यहाँ पे हम साइनैप्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। नाउ न्यूरॉन्स बने हैं फर्दर 3 टाइप्स के। 3 तरह के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज इंटरन्यूरॉन। एक एक करके इन पे बात करेंगे। सो व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सेंस ऑर्गन्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल्स को लेके जाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सपोज हमारे हाथ में सेंस रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ को, गर्म चीज़ को टच किया तो वो सिग्नल कि ये चीज़ गर्म है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो सिग्नल लेके जाएंगे।
दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना। और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है बॉडी में, और इंटर न्यूरॉन्स का काम है न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का। अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो ये कॉमन एग्जाम्पल तो हम सब ने बचपन से सुनी है कि अगर हम किसी गरम चीज़ को लाइक गरम केटल को या गरम पतीले को टच करते हैं तो हम अचानक से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। सो व्हाट इज़ दैट रिएक्शन? दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन को आसान शब्दों में हम कहें तो इट इज़ सडन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। सडन क्यों? क्योंकि ये अचानक होता है। इनवॉलेंट्री क्यों? क्योंकि बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली होता है। और ये किस प्रकार होगा? इसमें अभी जो हमने न्यूरॉन के तीनों टाइप्स को डिस्कस किया, वो तीनों न्यूरॉन्स इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। हम एक गरम पॉट को अगर हमारा गलती से हाथ लग जाता है तो हम अचानक से वो हाथ पीछे खींच लेते हैं। और वो किस प्रकार होता है प्यारे बच्चों? तो पेन रिसेप्टर्स जो हमारे हाथ में होते हैं वो उस पेन को फील करते हैं, जो गरम बर्तन को टच करने से हमें पेन फील होती है। वो पेन सिग्नल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और यहाँ पे वो सिग्नल्स जो हैं थ्रू इंटर न्यूरॉन्स दे आर transmitted to the other neurons, and those signals are then sent back to the effector organs with the help of motor neurons. और ये जो पूरा एक पाथवे ये बनाते हैं, सिग्नल सेंसरी ऑर्गन से जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस प्रकार वो इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है, उस पूरे पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क है एक पूरा पाथ जो डिफरेंट न्यूरॉन्स इसमें रोल प्ले करते हैं, और किस प्रकार हमारे हाथ से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस प्रकार वो सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रेड लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है, दैट डिपिक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे हाथ में प्रेजेंट है, वहाँ से सिग्नल रिसीव किया जाता है बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स। इट इज सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को मेनली कंट्रोल करने का काम करता है। वहाँ से सिग्नल वापस इफेक्टर ऑर्गन तक भेजा जाता है। यहाँ पे हमारा हाथ एक इफेक्टर ऑर्गन है, और वो मसल्स को डायरेक्ट करता है कि टू गेट कंट्रैक्टेड और अपना हाथ पीछे खींच लो। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्लास 10 CBSE के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। Now, the next system which is important for control and coordination is endocrine system. So, endocrine system क्या है? Endocrine system बना है endocrine glands का, पर endocrine glands क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। So, endocrine glands वो glands होते हैं which are ductless. Ductless का मतलब है जिनकी कोई opening नहीं होती, जिनमें कोई भी pores नहीं होते। दूसरी तरफ हमारे पास एक और ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें प्रॉपर डक्ट्स या पोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन, कमिंग बैक टू द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और फिर थ्रू ब्लड वो डिफरेंट इफेक्टर ऑर्गन्स तक अपनी सिक्रीशंस को पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बना है डिफरेंट ग्लैंड्स का, टिश्यूज़ का और डिफरेंट हॉर्मोन्स का। तो हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल्स जो कि सिग्नल्स को लेके जाते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
डिफरेंट मसल्स की तरफ, डिफरेंट सेल्स की तरफ, एट्सेट्रा। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जिसमें पहला है हाइपोथैलेमस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ब्रेन के पास होता है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा है थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज एंड गॉनेड्स। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, सो ग्लैंड्स जो हैं लाइक हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका मेजर काम है रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करना। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ताकि वो अपने फर्दर हार्मोन्स को रिलीज कर सके। सो इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूरी तरह से हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। पिट्यूटरी, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग 10 हार्मोन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सीक्रेट होते हैं, जिसमें से कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। लाइक वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि वो फर्दर अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करे। ग्रोथ हार्मोन, वी हैव प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एटसेट्रा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। थायराइड जो है वो थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है, और ये थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। द नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। तो एड्रीनल ग्लैंड से भी बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसमें से कुछ हैं कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एटसेट्रा। द नेक्स्ट इज पेंक्रियाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये पेंक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज गॉनेड्स। सो गॉनेड्स जो हैं उससे भी अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गॉनेड्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। सो मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो मेनली टेस्टोस्टेरॉन विच इज़ नोन एज मेल हार्मोन वो सिक्रीट करता है, और दूसरा है ओवरीज इन फीमेल्स जो ज़्यादातर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करता है। और ये हार्मोन्स मेल्स और फीमेल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सो What is the significance of coordination in animals? कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? So, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम्स मिलके एनिमल्स की बॉडी को कंट्रोल और उनके सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन? पहला है फॉर बेटर सर्वाइवल, एंड द सेकेंड वन इज टू बेटर इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। फॉर बेटर अडेप्टेशन ये उनको हेल्प करते हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया एनिमल्स में। अब प्लांट्स जो हैं उनमें किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, अब हम वह डिस्कस करने वाले हैं। सो अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स के पास अपना कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो प्लांट्स किस तरह से ग्रोथ करेंगे, किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, किस तरह से खुद को इंटरैक्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, वही हमने अब इस टॉपिक में पढ़ना है। सो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से होता है। पहला है हार्मोनल कंट्रोल और दूसरा है थ्रू मूवमेंट्स करके। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स थ्रू हार्मोन्स हो सकता है, जिनको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। सो ये प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये फाइटो हार्मोन्स प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको बेटर अडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं, या कुछ हार्मोन्स उनकी ग्रोथ को रोकने का काम भी कर सकते हैं। अब मेजर जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है उसका मेजर रोल है प्यारे बच्चों सेल एलोंगेशन में।
अब ये हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सिन्स हमेशा टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल के टिप पे या स्टेम के टिप पे या फिर रूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, सेल को इलोंगेट करने का, मतलब उसको बड़ा करने का काम करता है। ऑक्सिन्स जो हैं वो फोटोट्रॉपिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स का मेजर काम है स्टेम इलोंगेशन में, स्टेम को बड़ा करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा गिबरेलिन्स जो हैं सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। सपोज हमने कोई बीज बोया तो उसकी जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने का काम गिबरेलिन हार्मोन्स करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनेंस का। साइटोकाइनेंस जो हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, और ये हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। सो इट इनहिबिट्स ग्रोथ। और दूसरा, ये प्लांट को टफ कंडीशंस में, ड्रॉट में हेल्प करता है अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सूखा अगर पड़ जाए, वाटर की स्कैरसिटी हो जाए, तो ये स्टोमेटो को बंद करने का काम करेगा, एक तरह से पानी प्रिजर्व करने का काम करेगा इन द प्लांट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन या वो एक गैस भी होती है, वो हेल्प करती है फ्रूट को राइपन करने में और लीफ एब्सिशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कोई फ्रूट, कच्चा फ्रूट रखते हैं काफ़ी दिन कवर करके, तो थोड़े दिन के बाद वो पक जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन विच इज़ नोन एज इथाइलिन। सो ये तो हो गए प्लांट हार्मोन्स। ये एक एग्जाम्पल है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स विच आर मोस्टली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट और द स्टेम, वो सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं। अगला तरीका जिससे प्लांट्स अपने डिफरेंट फंक्शंस को स्ट्रीमलाइन, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो है मूवमेंट करके। सो प्लांट्स डिफरेंट तरह की मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से उनके डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। वो दो मूवमेंट्स हैं, नंबर वन इज ट्रॉपिकल मूवमेंट्स एंड द अदर वन इज नेस्टिक मूवमेंट्स। सबसे पहले तो इन दोनों मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ट्रॉपिकल मूवमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, मतलब वो या तो स्टिमुलाई की तरफ होंगे या फिर स्टिमुलाई के अगेंस्ट होंगे, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मूवमेंट्स को शो करता है। दूसरा हमारे पास है नेस्टिक मूवमेंट्स, जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे। ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हमेशा ग्रोथ उनमें इन्वॉल्व होती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होगी। और नेस्टिक मूवमेंट्स रिवर्सिबल होते हैं, उन मूवमेंट्स को प्लांट दोबारा रिवर्स कर सकता है, जबकि ट्रॉपिकल मूवमेंट्स रिवर्सिबल नहीं होते। ट्रॉपिक मूवमेंट्स फर्दर 5 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो, जैसा कि हमें पता है, फोटो का मतलब है लाइट, तो ये मूवमेंट जो होगा वो प्लांट का या तो वो लाइट की तरफ होगा या फिर लाइट से दूर होगा। दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट प्लांट जो है वो मूवमेंट लाइट की तरफ करता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर वो लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करता है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव मूवमेंट। दूसरा टाइप ट्रॉपिकल मूवमेंट का है ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेवी मीन्स ग्रेविटी यहाँ पे स्टिमुलस का काम करती है, तो या तो प्लांट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है और रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। तीसरा टाइप है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। तो बहुत सारे प्लांट्स, उनको किसी सपोर्ट या किसी टच का ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, हम मनी प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मनी प्लांट के पास कोई सपोर्टिंग एक डंडा लगा देते हैं तो वो उसके साथ ग्रो करता है, दैट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे स्टिमुलाई जो है वो वाटर करता है, वाटर है, और वाटर की तरफ या तो प्लांट ग्रो करेगा या फिर वाटर के अगेंस्ट ग्रो करेगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कीमोट्रॉपिज्म, मतलब यहाँ पे कोई केमिकल जो है वो स्टिमुलाई का काम करेगा। नेक्स्ट आर
नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स बच्चों वो मूवमेंट्स हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल है, मतलब वो या किसी की तरफ या किसी के अगेंस्ट, किसी भी स्टिमुलाई की तरफ या अगेंस्ट काम नहीं करते, ना ही वो प्लांट में कोई ग्रोथ का काम करते हैं, बट ये मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इज थिग्मोनेस्टी। थिग्मो अगेन इसका मतलब है टच। सो टच के लिए जो प्लांट है वो रिएक्शन देता है। आपने बचपन में ज़रूर टच मी नॉट प्लांट देखा होगा। सो टच मी नॉट प्लांट वो प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल नाम है मिमोसा प्यूडिका। उसको अगर आप टच करें तो वो अपने पत्तों को बंद कर लेता है। सो वो प्लांट जो है इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनेस्टी। और ये मूवमेंट थोड़ी देर के लिए है, अगर आप अपना हाथ पीछे खींचेंगे तो वो मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, प्लांट वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। तो दैट इज़ वाई ये एक नॉन डायरेक्शनल और रिवर्सिबल मूवमेंट होता है। एंड द नेक्स्ट इज निक्टिनेस्टी मूवमेंट। निक्टिनेस्टी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें प्लांट जो है वो लाइट की तरफ या तो वो अपने फ्लावर को खोल देगा या पत्तों को खोल देगा, और डार्कनेस होने पे वो वापस से अपना फूल या फिर अपने पत्तों को बंद कर देता है। सो कुछ डेंड्लियन फैमिली के कुछ फ्लावर्स हैं जो ऐसी मूवमेंट शो करते हैं। सो एक एग्जाम्पल है फोटोट्रोपिज्म की, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्लांट लाइट को देख के उसकी तरफ बेंड करके ग्रो करता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव phototropism. So this is another example of the nastic movement। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिमोसा प्यूडिका प्लांट है जिसको टच करने पे इसकी पत्तियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं, और जब हम हाथ पीछे खींच लेते हैं तो इसकी पत्तियाँ दोबारा से खुल जाती हैं। So what is the significance of coordination in plants? So जैसा हमने एनिमल्स में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स को बेटर सर्वाइवल और अडेप्टेशन देता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन उनको हेल्प करता है बेटर सर्वाइवल में और बेटर अडेप्टेशन में। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले सेशन में आपके लिए एक और आसान सा टॉपिक लेके। धन्यवाद। थैंक यू।